अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ, आप न्यूट्रल्स देख रहे हैं। नाज़रीन, एक मामला जो है ना वो कल से काफ़ी ज़ेर बहस है। जो 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा था एक इजलास बुलाने के लिए। उसके अंदर जो उन्होंने कहा था कि जो जजेस हैं, उनके ऊपर जो है ना एजेंसीज़ की जानिब से काफ़ी दबाव डाला जा रहा है और यहाँ तक एक जज ने तो ये भी कहा था कि मेरा जो रिश्तेदार है उसे उठा लिया गया और उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि उसे करंट लगाया गया और फिर जो है उससे ज़बरदस्ती वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया गया। इसी तरह जो टेरियान वाइट वाला केस था इमरान खान का, जो मुबैना तौर पे इमरान खान की एक बेटी जिसे कहा जाता है, वो केस काबिल समाअत होने के हवाले से कुछ जजेस के ऊपर दबाव था और जो जजेस के ऊपर ये दबाव वाला मामला है ना, ये काफ़ी हाईलाइट हुआ क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का नाम आ रहा है। यहाँ तक कुछ जजेस ने कहा कि हमारे जो घरों के अंदर से कैमरे बरामद हुए हैं और वीडियोस बरामद हुई हैं और लाइव जो कैमरे थे वो लाइव फुटेजेस जो है वो रिकॉर्ड करवा कर करके नशर कर रहे थे किसी जगह पे। और एक यूएसबी भी बरामद हुई जिसके अंदर से एक जज की जो है प्राइवेट एक वीडियो जो है ना उसकी बरामद होगी, वो उसके बेडरूम में लगा हुआ था। ये मामला जो है ना ये काफ़ी आज गर्दिश करता रहा है जब से ये जजेस ने ख़त लिखा है और अब इसके ऊपर जो है ना बड़ी मज़ेदार सूरत-ए-हाल बन गई है। इन जजेस के खिलाफ जो है ना बाकायदा तौर पे वो सहाफ़ी मैदान में आ गए हैं और ख़ास तौर पे नून लीग वाले मैदान में आ गए हैं और उन्होंने आके जो है ना इनके खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह शुरू कर दी हैं और जो सहाफ़ी हैं, बड़े पसंदीदा सहाफ़ी हैं इन लोगों के, उन्होंने आके इनके खिलाफ जो है ट्वीट्स वगैरह करने शुरू कर दिए और मुख्तलिफ़ किस्म की राय देना शुरू कर दी है। तलत हुसैन साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि अब जो है ना वो मामलात मज़ीद उलझेंगे और लड़ाई का माहौल बनेगा, ये वो इस तरह के मामलात हैं। और दूसरे जो सहाफ़ी हैं, मैं उनकी गरीदा फ़ारूकी की बात कर देता हूँ कि जिन्हें ताज़ा-ताज़ा एक एज़ाज़ से भी नवाज़ा गया है। ख़िदमत तो उनकी कोई भी नहीं है। यही ख़िदमत हैं जो आप देख रहे हैं, छोटी-मोटी ख़िदमत वो ट्विटर के ऊपर करती रहती हैं। तो उस हवाले से उन्हें इस एज़ाज़ से नवाज़ दिया गया। तो उन्होंने ट्वीट किया था कि ये जो 6 जज हैं ना, ये तो अब बिल्कुल नल एंड वाइड हो गया है कि ये इमरान खान के हमायती हैं और यानी कि अब इनके पास जो है ना इमरान खान का कोई केस नहीं लगना चाहिए। और आमिर फ़ारूक और जो दूसरे जज हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके पास लग जाए तो इन्हें कोई मसला नहीं है। बाकी इनके लिए तो ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये इमरान खान के हमायती हैं। क्योंकि जो भी कोई सच बोलता है ना इस मुल्क के अंदर, वो उसे तो सीधा-सीधा कहा जाता है ये पीटीआई का और इमरान खान का। पता नहीं ऐसी कौन-सी एक किस तरह के हम मुआशरे में रह रहे हैं कि अगर कोई इंसान सच बोले, तो उसे पीटीआई से मंसूब या इमरान खान से मंसूब कर दिया जाता है। अगर कोई जुमला और कुरान मजीद की आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद माँगते हैं। कोई वो बोल दे तो उसे भी मंसूब कर दिया जाता है कि ये तो इमरान खान का फॉलोअर है। अब इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान ने शुरू से कहा था कि जी इस तरह जो उसके साथ ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके अंदर चंद अफ़राद मुलव्विस हैं और उसके ऊपर जब कत्ल की अटेम्प्ट हुई, मर्डर की अटेम्प्ट हुई वज़ीराबाद के करीब, तो तब उसने 3 नाम दिए थे और उसके अंदर एक अफ़सर का नाम था जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी से था और जिस वजह से आज तक एफआईआर जो है वो नहीं दर्ज हो सकी। इसी तरह बाकी जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं, किस तरह से इमरान खान और बाकी लोगों की जिस तरह से ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो लीक होती रही और यहाँ तक कि इमरान खान ने इस चीज़ का खुद इतराफ़ किया और बताया भी है कि मुझे जो जनरल बाजवा थे उन्होंने कहा कि हमारे पास आपकी ना वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। तो इसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया था कि हम लोग पेट काट के कौम जो है उसके टैक्स का पैसा आप लोगों को देते हैं और वो इसलिए हम आपको देते हैं कि क्या जो है आप अपने ही जो लोग हैं उनकी वीडियोज़ ऑडियोज़ जो हैं वो टैप करना शुरू करें। तो जो सहाफ़ी है ना, उन्होंने इस मामले को काफ़ी उठाया है। पसंदीदा सहाफ़ी जो हैं, हालाँकि वो सहाफ़ी कहलाने के लायक तो नहीं है। नौकरी कर रहे हैं वो और जिन लोगों की नौकरी कर रहे हैं आप लोगों के को भी पता है कि किन लोगों की वो नौकरी कर रहे हैं और उनके हक़ में खुल्लम-खुल्ला आ गए हैं। और आगे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ट्वीट्स वग़ैरह करना शुरू कर दिए हैं और ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि जी देखें कि अगर कोई बगैर सबूतों के इल्ज़ाम लगाता है तो उसके ऊपर तो एफआईए जो है वो कार्रवाई करती है। तो अगर जजेस ने जो है बगैर सबूतों के इल्ज़ाम लगा दिया किसी के ऊपर, तो उसके ऊपर भी जो है ना वो कोई फिर कार्रवाई होनी चाहिए ये वो। यहाँ तक कि
एक बार कौंसल ने तो एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा एक अदारा अनाउंस करके उसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि जी एस्टेब्लिशमेंट भी कौमी अदारा है और इसके ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम लगा दिया गया और बड़ी शर्मनाक बात है, ये वो इस तरह की बातें चल रही हैं। खैर बात ये है कि अगर किसी शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है तो उसकी बिल्कुल फ्री एंड फेयर तहकीकात होनी चाहिए। आप बनाएँ जुडिशल कमीशन, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाएँ और उसे जो है वो तहकीकात करने का कहें और पब्लिकली वो तहकीकात करे और रिपोर्ट भी उसकी जो है अवाम तक भी पहुँचनी चाहिए क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है और उसके बाद जो लोग गिल्टी हों, उन्हें जो है वो सज़ा दी जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप देखें कि ये जो इमरान खान जैसे इक़्तिदार से निकला था और उससे पहले उसने साइफ़र जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया था, बकौल उसके जो उसके खिलाफ साज़िश हुई थी। तो उसने भी तब मुतालबा किया था जुडिशल कमीशन बनाएँ, लेकिन जुडिशल कमीशन क्यों नहीं था बना? और आज तक इस मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी, उल्टा इमरान खान के ऊपर केस हो गया और इमरान खान को सज़ा होगी, जो कि अब हाई कोर्ट के अंदर केस पड़ा हुआ है और उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो जिस तरह के वो मामलात वहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि ये साइफ़र जो है जिस बुनियाद के ऊपर आपने इमरान खान को सज़ा दे दी है, हमें समझाएँ तो सही, इमरान खान ने ऐसा क्या कहा है कि जो उसने अपनी ज़ात के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया है और इसे तोड़-मरोड़ के इसे पेश किया, अवाम में गुमराही फैलाई है, जिसका दुश्मन मुल्क ने फ़ायदा उठा लिया है। तो वो तो इसी तरह पता लग सकता है कि जो एक ओरिजिनल चीज़ है, वो दिखाई जाए और उसके बाद बताया जाए कि इमरान खान ने देखें इसके अंदर ये लिखा हुआ है, लेकिन इमरान खान ने ये चीज़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया और इस तरह से तरोड़ा-मरोड़ा अल्फ़ाज़ को और इस बात को और जिस वजह से जो है ना ये इमरान खान ने गलत काम किया और इसने जुर्म का इर्तिकाब किया, लिहाज़ा इसे सज़ा हो। तो अब साइफ़र वाला मामला भी गले की हड्डी बन गया है। और देखें कि इस केस में क्या होता है। मैं बात कर रहा था कि साइफ़र जो है ना वो सामने क्यों नहीं आया और इसके ऊपर तहकीकात क्यों नहीं हुई और अभी भी मुझे नहीं लगता कि साइफ़र सामने आएगा, क्योंकि अगर साइफ़र सामने आएगा ना तो फिर बहुत-बहुत बड़े जो इस मुल्क के नाम है ना और जो इस वक़्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं और इसके अलावा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तक रह चुके हैं और वज़ीर मशीर रह चुके हैं, वो सारे जो है ना वो फिर रगड़े जाएँगे। रगड़े कैसे जाएँगे फिर जब हर चीज़ सामने आएगी, अगर तो वो साइफ़र सच हुआ तो फिर पता चलेगा कि कौन-कौन, किस-किस से कहाँ-कहाँ पे जाके मिलता रहा है, किसकी कहाँ पे मीटिंग हुई है, सिंध हाउस के अंदर कौन-कौन से बंदे जाते रहे हैं और कौन-कौन से एमपी, एमएनएज़ जो हैं वो जाते रहे हैं। तो हर चीज़ जब सामने आएगी, तो ये फिर आपको पता है कि ये मामला कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इस वजह से ना हमारे मुल्क में तहकीकात नहीं होती और अदालती जो अहकामात होते हैं और ऑर्डर्स होते हैं ना, उन्हें माना नहीं जाता। उसके पीछे भी यही वजह है, जज साहब ने खुद उस दिन कह दिया था कि हमारे ऑर्डर की क्या औकात है, क्या वैल्यू है, ये तो एक कागज़ का टुकड़ा है और जो बेचारा अफ़सर होता है, उसके सर के ऊपर बंदूक तानी होती है, तो वो बेचारा जो है वो जान बचाए या हमारा ऑर्डर बचाए। तो इसी तरह से देखें कि आज 100 से ज़ायद कारकुनान 9 मई के अंदर जो गिरफ्तार थे और अडयाला जेल में थे, उनकी आज ज़मानत मंज़ूर हुई और जैसे ही ज़मानत मंज़ूर हुई, 3 एमपीओ के तहत जो है वो दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जिन डीसी साहब ने ये एमपीओ ऑर्डर जारी किया ना डीसी रावलपिंडी साहब जो हैं, उनका नाम है कि हसन वक़ार चीमा नाम है और वो नून लीग के जो एमपी है वक़ार चीमा है, उनके बेटे हैं। और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वक़ार चीमा साहब को ये जो सीट है ना, ये इनायत की गई है क्योंकि सीटें तो जो है ना वो इन सबको इनायत हुई हैं। और ये जो बयान अभी हालिया हमारे बड़े प्यारे जो हैं साबका वज़ीर है जावेद लतीफ़ साहब ने भी ये बयान दिया कि पीटीआई को हुकूमत बनाने देना चाहिए थी और हमारी जमात में भी यही एक तासुर था कि पीटीआई को हुकूमत बनाने दी जाए और जो इलेक्शन हार के असम्बलियों में पहुँचे हैं ना, इसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। ख़ैर, बताने का मकसद ये था कि गिव एंड टेक चलता है पाकिस्तान में और निज़ाम जो है वो बिल्कुल नंगा होके नाच रहा है और यहाँ तक नंगा हो गया है कि अब जो है ना मज़ीद ये निज़ाम नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? उसकी वजह पता क्या है? हबीब अकरम साहब ने एक बड़ी बहुत ही मज़ेदार बात की थी और बिल्कुल 100% एक्यूरेट बात है। उन्होंने कहा था कि एक मदारी होता है ना, करतब दिखाने वाला या शोबदाबाज़ होता है। जब तक वो अपने हाथ की सफाई से शोबदाबाज़ और अपने करतब दिखाता रहता है ना, तो अवाम जो है ना, वो बड़ा उससे महज़ूज़ होती है, लुत्फ़अंदोज़ होती है और उसकी तारीफ़ करती है और उसे देखना पसंद करती है। लेकिन जैसे ही उसका जो ट्रिक होता है ना, जो उसका एक शोबदा जिसके ज़रिए वो ट्रिक करता है, वो अयाँ हो जाता है ना वो चीज़।
कि इसके पीछे यानी कि अगर कोई चीज़ वो लेट्स सपोज़ कि एक शोबदाबाज़ है, वो हाथ से बॉल जो है वो गायब कर देता है या टोपी से कबूतर निकाल लेता है। तो जब उसकी वो चीज़ जो है ना, वो ट्रिक रिवील हो जाती है ना, जब सामने आ जाती है, तो तब उसका ना मज़ाक बन जाता है। तब उसका फिर जो जादू होता है ना, वो जादू नहीं रहता, वो मज़ाक बन जाता है। क्योंकि अवाम को पता होता है कि ये इसने जी ये टोपी से अगर कबूतर निकाला तो कैसे निकाला है, या जो भी उसने किया है। तो अब हुआ पाकिस्तान में बिल्कुल इसी तरह है कि जो पाकिस्तान के शोबदाबाज़ थे, जो अवाम को बड़ी देर से शोबदाबाज़ियाँ दिखा रहे थे, उनके जो ट्रिक्स हैं ना, वो अवाम के सामने खुल के आ गए हैं और रिवील हो गए हैं। अब बजाय इससे कि अवाम जो है, वो इन शोबदाबाज़ियों से महज़ूज़ हो या लुत्फ़ अंदोज़ हो, अब अवाम इनकी इन शोबदाबाज़ियों पे हँसती है।